बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ के बारे में। अब कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करने से पहले देखते हैं इसमें चार्ज क्या होता है जी। सबसे पहले देखते हैं चार्जेस क्या होते हैं। देखिए 600 बीसी में 600 में थेल्स नामक ग्रीक फिलोसफर ने सबसे पहले क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रख किया। तो उसने देखा कि सम टाइम ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या कर रही है, बहुत चीजें शो कर रही है। रॉड कैसा कर रही है, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी और क्लॉथ आपका कैसा नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। फिर 100 एडी में विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने बताया और अच्छे से। फिर कैटेगराइज किया कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, किसने, हमारे फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये तो हो गया थोड़ी सी हिस्ट्री की चार्ज का क्या क्या रहा से, ये सब हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बात होती है एक्चुअली चार्ज है क्या। चार्ज हमारी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक, चार्ज हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारी क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो किसी भी चीज में, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। अब देखते हैं चार्ज हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो हमने देख लिया है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज होते हैं हमारे दो टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जनरली इसको हम कोई चार्ज कहते नहीं है, फिर भी टू टाइप्स ऑफ चार्ज हम स्टडी करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्जेस, और एक चीज और देख लीजिए, सेम चार्जेस क्या करते हैं हमारे, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं आपस में, और अपोजिट चार्जेस हमारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज देखिए हमने कि सेम चार्जेस हमारे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस हमारे अट्रैक्ट करते हैं। एक चीज और जानने वाली बात है कि किस लिमिट तक सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और किस लिमिट तक सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में तक। ठीक है, ये क्या करेंगे, सेम चार्जेस है, क्या करेगा, आपके रिपेल करेगा, अपोजिट चार्जेस आपके अट्रैक्ट करेंगे। बट ग्रेटर, अगर इसकी लिमिट कितनी हो जाए, 10⁻⁻14 से नीचे या इसके इक्विवेलेंट हो जाए, तो क्या होगा, सेम चार्जेस भी अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक, जैसे आपके न्यूक्लियस में पॉजिटिव पास रहता है, वो क्यों रहता है, क्योंकि वो 10⁻⁻14 की रेंज में आ जाता है, और वहां पर सेम चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज की। चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए अब हमारी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है
किसी भी बॉडी में जो होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं। मतलब सिंपली जैसे मैथमेटिकली ऐड होती है चीजें स्केलर क्वांटिटीज, तो उस तरह उसको ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट यहां पे देखने वाली ये बात है कि डिफरेंट केसेस में एडिटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। डिफरेंट केसेस में एडिटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। देखिए बात करते हैं, मास भी हमारा क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, और चार्ज भी हमारा क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, ठीक है। देखिए जहां मैटर होगा वहां अगर हम जनरली बात करें वहां मास तो होगा ही होगा कंपलसरी, बट चार्ज हो ना हो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमको पता है चार्ज टू टाइप्स के हम कहते हैं जनरली, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल चार्ज को हम चार्ज में कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं। तो मास तो हमेशा रहेगा बॉडी के पास, पर चार्ज की कोई गारंटी नहीं होती। जहां मास होगा वहां चार्ज, ठीक है। सबसे पहले मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और चार्ज आपके कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वही मास हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सेकंड, चार्ज मास आपका, देखिए हमने बात करी थी रिड्यूस मास की, म्यू, ये इसको m से दिखा देते हैं, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मतलब चार्ज जो हमारा मास है वो मोशन के साथ चेंज होता है। ये रेस्ट मास है, m नॉट क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास। ये हमारा m क्या है, रिड्यूस मास। तो मोशन के साथ चेंज होता है। देखिए ये जो वेलोसिटी होती है इन जनरल कितनी हो सकती है, 100, 200, 300, 400 इन कंपेयर टू, देखिए स्पीड ऑफ लाइट, इसी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो बहुत ज्यादा रिड्यूस मास और रेस्ट मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता प्रैक्टिकली, बट वेरी करता है मास विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वही बात करी जाए चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है, नॉट इफेक्टेड, ठीक है। चार्ज क्या होता है आपका, इफेक्ट नहीं करता किसके साथ, वेलोसिटी से। चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेलोसिटी का चार्ज पे। नंबर 3, देखिए आपको पता है मासेस क्या करते हैं, दो अगर बात करी जाए दो मासेस की, तो ऑलवेज क्या करेंगे, अट्रैक्शन, ऑलवेज कैसे अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। वही चार्जेस की बात करें तो ये रिपेल भी करेगा और अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी भी रखेगा, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया दो फंडामेंटल आपकी प्रॉपर्टीज में मैटर की कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि हमेशा किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर पाएंगे, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे ओवरऑल। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में इस ब्लॉक पे जो चार्ज है वो 0 है और इस पे भी क्या है, चार्ज 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। वही बात करते हैं t इक्वल्स टू t डैश टाइम पे क्या होता है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाते हैं, तो यहां पे कैसा हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाएंगे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे।
अब यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गए, 2 नेगेटिव आ गए, देखिए चार्ज चेंज हो गया, बट ओवरऑल चार्ज अगर मैं इसका सम करूं क्या आएगा 0। अब मैं यहाँ पे बात करूं 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल क्या रहेगा 0। इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आपके चार्जेस क्या होंगे, कंटिन्यूअसली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं होगा वो चीज, वो क्या होगी, कुछ छोटे पैकेट्स के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में चले जाते हैं, तो कैसे जाएगा, वो क्या जाएगा, छोटे से पैकेट, मतलब E एक छोटा पैकेट हो गया और छोटे पैकेट से, मतलब कैसे E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसे छोटे पैकेट्स के रूप में यहां से इसमें जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज का छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर इनटू स्मॉल q। ठीक है, तो आपका टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर इनटू फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल चार्ज है। देखिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू ये होती है। और n हमेशा क्या रहेगा, 1 2 3, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होगी, 1/2, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकती 2/3। कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारा चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल चार्ज ऐसे Q/2, या फंडामेंटल चार्ज को हम E से दिखा सकते हैं, E/2। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, ठीक है, सेम चार्जेस होते हैं। तो E/2 इस फॉर्म में या E/3 इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। इस फॉर्म में क्वार्क्स मिलते हैं, बट क्वार्क्स क्या होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वो बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट जो सबसे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो स्टैटिक चार्ज, कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो स्टैटिक चार्ज Q1 Q2, देखिए नंबर 1 कंडीशन स्टैटिक चार्ज होगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करता है। नंबर 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, कूलम्स लॉ हमारा किसकी बात करता है, स्टैटिक और पॉइंट चार्ज की बात करता है। ये क्या कहता है कि दो स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, रेट होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो क्या होता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, अब देखिए बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो कहीं सेंटर में इसका फोर्स जनरली एक कॉमन फोर्स लाई कर रहा होगा, जहां पे ये बैलेंस हो रहा होगा ये सिस्टम।
तो इसलिए इसको सेंटर फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को हमारा क्या कहा जाता है, सेंटर फोर्स भी कहा जाता है। और ये जनरली ग्रेविटेशनल लॉ का के तरह ही है। ठीक है, वहां पर ग्रेविटेशनल लॉ हो गया न्यूटोनियन फिजिक्स में, न्यूटन के दिए गए सिद्धांतों में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ आ जाते हैं। दोनों इक्विवेलेंट लॉ हैं अलग अलग कंडीशंस में। ठीक, अभी ये भी बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और सिमिलैरिटीज क्या होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी शायद आपको। तो F अगर इसको मर्ज कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए K हमारा क्या होता है, K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एप्सिलॉन क्या होता है, एयर की परमिटिविटी है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, एयर की परमिटिविटी। तो वैल्यू होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब्स पावर -2। ठीक है, तो यहां से F इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। अब देखिए, हमको पता है ये चार्जेस हमारे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अट्रैक्शन अगर यहां से यहां लगा रहा है सोचिए, और इनकी डायरेक्शंस होगी अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने के लिए। अगर रिपल्शन अगर चार्जेस लगा रहे होंगे, अगर रिपल्शन लग रहा होगा तो इधर की ओर होगा, अट्रैक्शन होगा तो इस चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एरो लगाते हैं और डायरेक्शन शो करते हैं यूनिट वेक्टर से। ठीक है, अब इस यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है, जनरली यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है 11th में। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, उसका वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक, तो F वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अपॉन R, देखिए R और R सेम है। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ हमारा हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लॉ में डिफरेंस क्या होता है, देखिए पहले हम सिमिलैरिटीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, फिर डिफरेंस देख लेंगे। सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 सिमिलैरिटी, दोनों में क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके, यहाँ पर मासेस के, दोनों मासेस जो होते हैं, और यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जिन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ लग रहा होता है।
फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के बीच के डिफरेंस के, दोनों मासेस के बीच में जो रेडियस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, जनरली दो सिमिलैरिटीज हमारी हो गई। अब पढ़ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस क्या होते हैं दोनों में। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ठीक, इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट हो सकती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसे हम भी मेजर नहीं कर सकते, उस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कहते हैं। भाई इसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज का होता है। ये फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज का होता है। ठीक, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो। फर्स्ट हमारा जो पार्ट था कूलॉम्स लॉ, ये कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे।